हेलो, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो का पहला पार्ट आ चुका है। काफ़ी टाइम हो गया, तो काफ़ी अरसे हो गए इस चीज़ को आए हुए। और आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं काफ़ी लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, बनाने में। एक्चुअली वो लाइफ में थोड़ा बिजी रहा हूँ बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स के चक्कर में, और फैमिली ट्रिप भी रहा है, तो कुछ दिन बाहर भी रहा हूँ अपने ऑफिस से अलग। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लाइक स्टार्ट। तो 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और आगे देखते हैं। सो 51 क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये इमेज दी गई थी और पूछा गया था बताइए ये कहाँ की है, क्या है। देखिए, जो ये इमेज है ये है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल की। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी कन्याकुमारी में। थोड़ा सा जीके डिस्कस कर लेते हैं अगर बन जाता है क्वेश्चन। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अपना नॉर्थर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे याद है एक वीडियो अवेलेबल है इंक थिंक चैनल पर, आप उसको जाकर चेक कर लीजिए। और ये पता होना चाहिए, जीके का पार्ट है, क्वेश्चन बन जाएगा आपको इसमें। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है इंडिया का, साउदर्न पॉइंट क्या है, ऐसे ही वेस्टर्न पॉइंट क्या है और ईस्टर्न पॉइंट क्या है। ठीक है, तो जैसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल, उसको वीडियो देखेंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको डिटेल में। तो दिस इज कॉल्ड इंदिरा कोल, और जो ये है इसको बोला जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, तो कन्याकुमारी जो है इंडिया का साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सटेंड है। ठीक है, साउदर्न एक्सट्रीम कहाँ तक है, लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे सर ये बताइए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया में एक तो है हमारा मेन लैंड, एंड यहां पर आपको जानकारी होगी कि अंडमान निकोबार आइलैंड से पड़ते हैं। तो अगर मेनलैंड इंडिया की बात चल रही है तो डेफिनेटली इट इज अ कन्याकुमारी। अगर मेनलैंड इंडिया की बात चल रही है तो इट इज कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल इंडिया के बारे में, तो यहां पर याद रखना इट इज इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में एक जो साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, इट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रहेंगे। अगर बाय चांस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताइए कि एक्सट्रीम पॉइंट है साउदर्न और कन्याकुमारी इज नॉट देयर, तो यू शुड नो कि इंदिरा पॉइंट के बारे में बात चल रही है, या फिर वो बता देगा कि मेनलैंड इंडिया या ओवरऑल इंडिया के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने चीज डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन पूछा गया कि पर्पज ऑफ बैंकेट हॉल। बैंकेट हॉल का काम क्या होता है? तो सिंपल है कि हम मैरिज एनिवर्सरी वगैरह, या फिर कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ छोटा मोटा जो फैमिली गैदरिंग होती है, उनको एग्जिबिट करने के काम आता है। तो बेसिक चीजें हैं, ये पता होना चाहिए। बाकी सब चेक कर लीजिएगा कि म्यूजियम का काम क्या होता है, एग्जीबिशन सेंटर का काम क्या होता है ना। ये सब चीजें ये आपको बेसिक आइडिया देने के लिए हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब ये नहीं ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, लेकिन आप उसके मिलते जुलते क्वेश्चन भी जरूर चेक कर लीजिए। फिर पूछा गया ए वॉल ऑफ 1 मीटर हाइट ऑन एज ऑफ रूफ ऑफ ए फ्लोर इज कॉल्ड। मतलब सिंपल ये कह रहा है कि जो 1 मीटर हाइट होती है और जो एज है, एज के साइड में दीवार जो बनाई गई है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसका सही आंसर क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ पैरापेट वॉल। ठीक है, PARAPET वॉल, पैरापेट वॉल। क्यों होता है, क्यों बनाई जाती है? ये बनाई जाती है कि कहां पर बनाई जाएगी? देखिए, जहां पर भी सडन ड्रॉप होगा, पैरापेट वॉल वहां पर बनाई जाएगी जहां पर आपको सडन ड्रॉप देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी छत है, ये आपकी बिल्डिंग है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी जा सकता है, गिर सकता है ना, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम इसको बना देंगे पैरापेट वॉल। और कहाँ पर देखने को मिलेंगी? सोचो थोड़ा सा, वीडियो पोस्ट करके कहाँ पर देखी होगी। लाइक फ्लाईओवर है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर भी गिरने के चांसेस है, इंजरी हो सकती है। हम इसको बोलते हैं पैरापेट वॉल। ये याद रखना है कि ये लोड बियरिंग वॉल नहीं होती है। लोड बियरिंग वॉल, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन लोड बियरिंग वॉल। ठीक है, इसमें लोड वगैरह नहीं पड़ता है, ये सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कोई भी गिर ना जाए, सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, अब ऐसा नॉर्मली पूछा गया तो 1 मीटर, लेकिन जो उसकी जेन्युइन हाइट होती है स्टैंडर्ड है 0.9 मीटर, ये रखी जाती है। बट ठीक है, हमें बेसिक आइडिया होना होता है। फिर ये क्वेश्चन है, इस फर्स्ट 3D पेंटेड पोस्ट इन अगस्त 2023 इन विच सिटी। इसके ऊपर आपको करंट, ये एक्चुअली क्वेश्चन है 2023, मतलब आप एग्जाम दे 2024 में, तो लास्ट ईयर करंट अफेयर पूछा गया है। सो करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा। आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं? आर्क जेनेसिस चैनल पर, इसी चैनल पर आप जाइए और वहाँ पर करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप स्टार्टिंग से लेके और 15-20 तक देख लीजिए। लाइक अगस्त 2023 की जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उनको देख लीजिए। करंट अफेयर का आना होगा, इससे बाहर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। दूसरा, अगर आप थिंक थिंक चैनल की बात करें तो वहाँ पर भी मुझे याद है मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड की हैं लाइक द लेटेस्ट करंट अफेयर, उनको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, तो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके ऊपर है कि आप उसको करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो वीडियो को लिखते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ ये सब फ्रीली अवेलेबल है, तो सभी के लिए एक्सेसिबल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है,
कैलाशनाथ जो टेम्पल है एलोरा में है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटा का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहा है। अगर आप लास्ट 3-4 ईयर एक क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, इवन मैं उसकी बात कर रहा हूँ बिकॉज जहां तक मैंने डिटेल में स्टडी किया है 3 to 4 ईयर्स अभी तक, तो ये क्वेश्चन एवरी ईयर किसी ना किसी अटेम्प्ट में पूछा गया है। तो जरूर चेक करना। फोटोग्राफ पूछी गई थी तो फोटोग्राफ देख लीजिए। ये है दुनिया का सबसे बड़ा रॉक का टेम्पल, ठीक है। मतलब क्या है, एक रॉक हुआ करती थी, उसको कट करना स्टार्ट करा, तो ये क्या है, मोनोलिथिक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पार्ट दूसरा ऐड नहीं किया गया है, ऊपर से काटना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली एक टेम्पल की फॉर्म दे दी गई। सो कैलाशनाथ टेम्पल है, ये आपको देखने को मिलेगा अजंता एलोरा वाले जो है, नाम सुना होगा आपने, जो है कि ये महाराष्ट्र में है, एलोरा में। यहां पर अगर आपसे बात करूं अजंता एंड एलोरा, तो अजंता केव्स के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपको बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। You will get only Buddhist influence over there. But एलोरा केव्स के अंदर आपको बुद्धिस्ट भी देखने को मिलेगा, आपको जैन भी देखने को मिलेगा और हिंदू या फिर ब्राह्मणिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिज्म की 12 केव्स हैं, जैन की 7 केव्स हैं और हिंदुज्म या फिर ब्राह्मणिज्म सोसाइटी की 17 केव्स हैं। ओवरऑल 34 केव्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां पर आपको बेटर ब्लेंड ऑफ डिफरेंट फेथ देखने को मिलेगा। तो अजंता के अंदर से बुद्धिस्ट है, तो वहां पर हम बात नहीं करेंगे। यस, जो एलोरा केव्स हैं, वी आर हैविंग द बेटर ब्लेंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जैसे बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है और हिंदुज्म भी है, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आता है पी कैन डू वर्क इन द सेम टाइम इन विच क्यू एंड आर टूगेदर। इफ पी एंड क्यू वर्क टूगेदर इन 10 days, आर नीड अलोन 50 days देन क्यू। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे बता नहीं रहा हूं, आप जाइए इंथिंग चैनल पर, वहां पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं मैथ्स की, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। आपको 6-7 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, उनको देख लीजिए। अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से आपके 7 से लेकर 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आप उसको देखना चाहेंगे देख लीजिए। बाकी फिर क्वेश्चन है कि रूम कन्वर्टेड इनटू होम थिएटर। एक रूम है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया होम थिएटर में। साउंड लैकिंग क्लियरिटी एंड क्रिस्पनेस। तो जो साउंड है वो क्लियरिटी मतलब क्लियर नहीं आ रही है और क्रिस्पनेस नहीं है। व्हाट मटेरियल यूज सजेस्ट इंप्रूव साउंड क्वालिटी। जैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ वीडियोस आवाज कम आती है, कुछ हम क्लीन करते हैं, कई सारी चीजें हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा स्टूडियो बिल्कुल रोड के किनारे है, तो एकदम से वॉइस आती है, नॉइस आती है उस चीज की भी। तो ये पूछा गया है कि अगर आप किसी थिएटर में, होम थिएटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप कौन सी क्या सजेस्ट करेंगे। तो वहां पर सेरेमिक टाइल यूज करेंगे, कारपेट यूज करेंगे, मार्बल यूज करेंगे, ग्लास यूज करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है कि आप कारपेट बोलेंगे। तो कारपेट एक अच्छा तरीका है साउंड को ठीक करने का। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों, सोचो जब आप मूवी थिएटर में देखने के लिए जाते हो तो उनकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल के ऊपर कोई भी हार्ड सरफेस नहीं होती है। इवन जो पुराने वीडियोस आप देखोगे तो आप देखेंगे पीछे मैंने डिफ्यूजर लगाए हुए थे, तो अब तो कह रहा हूँ बोर हो गए, उनको हटा दिए मैंने, लेकिन बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइल आपकी, जो भी आपकी सरफेस हार्ड है, लाइक लेट्स से कि आपकी सेरेमिक टाइल्स आपने लगा रखी हैं, तो जब साउंड होगी वो बिल्कुल टकरा के सीधे आपके कानों में आएगी, इको क्रिएट करेगी, क्लियरिटी नहीं आएगी। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो डिफ्यूज के जरा काम कर सके। तो जो भी बच्चे इसमें देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, जो स्टार्टिंग यूट्यूबर्स होते हैं स्टार्टिंग फेज में, जो ऑफ कोर्स इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यही काम करते हैं। लाइक वो बहुत सारे सरफेस बना लेते हैं रूम में और कारपेट बिछा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, सो दैट की जो साउंड है वो क्लियर आना स्टार्ट हो जाए। और आपको एक तरीका बताता हूँ, सेरेमिक टाइल्स, मार्बल, ग्लास, ये आप जानते हैं कि तीनों लगभग एक जैसे ही है ना, हार्ड है, बट कारपेट कुछ अलग सा दिखा रहा है। तो एमसीक्यूज का अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन गलत होंगे ना, वो कुछ ना कुछ में कुछ कॉमनिटीज रही होंगी। लाइक आपको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सो समझो ये, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प कर देगी। लेट्स से मैं आपसे बोलता हूँ कि कौन सी डाइट आपके लिए हेल्दी है। मैं क्वेश्चन ऐसे रैंडमली पूछ लेता हूँ आपके लिए कि विच फूड इज हेल्दी फॉर द ह्यूमंस, लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल एंड जंक फूड। तो इसका जवाब को पता है, लेकिन जो नोटिस करो कि बनाना, एप्पल और मैंगो ये तीनों फ्रूट्स हैं, तो तीनों गलत नहीं हो सकते हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या, एमसीक्यूज में एक ऑप्शन गलत होगा। तो अगर आप मान लीजिए बोलते हैं कि मैंगो हटा दीजिए, तो फिर बोलेंगे यार एप्पल भी तो फ्रूट ही है, बनाना फ्रूट है, तो तीनों गलत नहीं हो सकते। मतलब तीनों एक साथ इनका डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे बेटर है कि तीनों जो कॉमन है वो एक साथ अगर है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, मैं शायद समझा नहीं पाया आपको। तो ये एमसीक्यू है ना, ये आर्ट है सॉल्व करने की। मेरे एक टीचर हुआ करते थे इन 12th स्टैंडर्ड, वो हमेशा बोलते थे कि एमसीक्यू इज नॉट एन आर्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। एमसीक्यू जो है वो एक आर्ट नहीं है सॉल्व करने की, ये कला है टू चूजिंग द राइट ऑप्शन।
ये आपको जो एमसीक्यू एक कला है चूज करने की, भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसने बोला फाइंड आउट करना है, आपको तो सही चाहिए ना आंसर, वो निकालना है, चूज करना है, तो कैसे भी करके निकालो, ठीक है। क्वेश्चन ऑन ब्लैक पकोड़ा, तो आप लोग जानते हैं ब्लैक पकोड़ा कहाँ पर देखने को मिलेगा, और सब ब्लैक कलर क्यों बोला जाता है ब्लैक पकोड़ा, क्योंकि ब्लैक कलर का है। ये भी याद रखना कि ये भी न्यूज़ में है, और एएसआई के बारे में कुछ न्यूज़ में था, मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा था उसको, ये जब उसका मंडप था तो वो लग रहा था कोलैप्स कर जाएगा, तो सैंड फिल कर दिया गया था। बट अभी क्या हुआ, तो आज आप जाते हैं तो अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन अब एएसआई ना बोला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बन चुका है जेई में, तो एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। एएसआई की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कब आया था 1861 में, तो समझो कितने साल पुराना है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने बोला है कि अब हम क्या है, जो सैंड है उसको खत्म कर देंगे, और खत्म करने के बाद मोस्ट प्रोबली ये कुछ ईयर्स में आप सभी के लिए, मेरे लिए भी ओपन हो जाएगा, आप अंदर से विजिट कर पाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, फोटोग्राफ जरूरी है। फिर आता है स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4 4 5 6 द सम कंप्लीटली डिवाइजिबल बाई 6। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं 4 4 5 6 में क्या ऐड करूं कि ये कंप्लीट डिवाइज हो जाए, ये तो कहना चाह रहा है कि इसमें क्या ऐड करा जाए कि 6 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो भाई इसको आप डिवाइड करके देखो, 6 को मतलब क्या है, 6 से 4 4 5 6, जो डिवाइड करोगे लास्ट में लेट से 4 आया, मुझे पता नहीं है, देख लेना। अगर 4 आया तो उसके अंदर सिंपल है कि आप इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 6 बन जाएगा, तो 6 डिविजन हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें आप पूछाएगा 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेना। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, कोई तरीका है सॉल्व करने, सिंपल है, लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक। तो जो ताजमहल है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो बताना है आपको कि कौन सी है। सो इट इज यमुना रिवर। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना है, और तो यमुना के किनारे ही बसा हुआ है। ऑफ कोर्स वन ऑफ द पोल्यूटेड रिवर है अपने इंडिया की, फोटोग्राफ देख सकते हो आप। तो दिल्ली में काफ़ी न्यूज़ में रहती है, इतना पोल्यूशन डाला जाता है, और तो एक्चुअली पानी से बचता ही नहीं सारी। कब तो कुछ ये बोलते हैं कि ये पूरी की नदी ही एक नाला बन चुकी है। ठीक है, अभी रेनफॉल मानसून का सीजन का टाइम आ रहा है तो थोड़ा ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ देख लीजिए कि गंगा के किनारे कौन कौन सिटीज़ बसे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लाइक कि गंगा नदी जो है वो कहाँ, लाइक देवप्रयाग क्यों फेमस है। सो देवप्रयाग क्या है, वहाँ पर भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर दोनों मिलती है। जो गंगा है, देखिए गंगा जो हम लोग बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट रिवर इन इंडिया। तो गंगा ऐसा ओरिजिनेट नहीं होती है, ये होती है भगीरथी, गोमुख से ओरिजिनेट होती है, और भगीरथी से निकलती, गोमुख से निकलती है भगीरथी की नदी तरीके की तरह, लाइक से दिस इज गोमुख, यहाँ से भगीरथी निकलती है, और यहाँ से क्या होता है, अलकनंदा आती है, और जब ये दोनों का संगम होता है, जब मिलते हैं, उसको बोलते हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग, और वहाँ से जाके ये गंगा रिवर बनती है। फिर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर है, फिर ये होती हुई जाती है आपकी जो प्लेन्स में आती है, तो ये हरिद्वार में प्लेन, फिर यहाँ से प्लेन की तरफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो गंगा के किनारे देख लीजिए जो मेजर सिटीज़ हैं, ऐसे यमुना का देख लीजिए, यमुना के किनारे कहाँ है, गंगा और यमुना कहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर पंचप्रयाग बोलते हैं, PNCHPRAYAG। ये क्या है, ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चन इस पर बनते हैं कि पिंडर रिवर अलकनंदा से कहाँ मिलती है, धौली गंगा कहाँ मिलती है। तो ऐसे ही है, देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, तो ऐसे 5 प्रयाग बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए अगर आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ ले जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग कौन सा है, देवप्रयाग। सो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलते हैं, और वहाँ से गंगा नदी बनती है। ऐसी धौली गंगा अलकनंदा मिलती है तो बनती है धौली गंगा, और अलकनंदा जो रिवर मिलती है वो बनती है विष्णु नहीं है जी, याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। पिंडर रिवर और अलकनंदा तो मिलते हैं कर्णप्रयाग में। छोड़ो, मैं डाल दूंगा, अगर देखना होगा सर्च करोगे ना, पंचप्रयाग मिल जाएगा। चलिए, तो 5 ताजमहल से विच रिवर, ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, ताजमहल में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पहले बोला जा रहा था कि ताजमहल जो है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ द वाइट मार्बल,
और जो बना हुआ है, ये क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा मार्बल यूज किया गया है। सो इट इज मकराना मार्बल। तो मकराना जो मार्बल है उससे बनाया गया था। मकराना मार्बल क्या होता है, प्योर वाइट आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या देखने को मिल रहा था कि मकराना मार्बल जो ये वाइट था ये येलोइश हो रहा था, आपने सर पढ़ा होगा स्टार्टिंग के ये स्कूलिंग में। अब ये वाली बात चल रही है कि येलोइश नहीं हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा जा रहा है, हरा सा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था, कुछ साल हो गए एक्चुअली। तो ये चीज़ है। ताजमहल के बारे में कुछ और बात करें तो ये जो है चारबाग स्टाइल पर बना हुआ है। चारबाग क्या है, ये मुगल स्टाइल है ऑफ द गार्डन मेकिंग। नॉर्मली क्या होता है, ताजमहल जो भी चारबाग स्टाइल में क्या होता है कि कोई आपके पास लैंड है, चार में डिवाइड करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो मोन्यूमेंट होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं, और जो बीच में जो ये वाले पार्ट हैं यहाँ पर फाउंटेन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि ताजमहल के ऊपर लास्ट ईयर जे में क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन क्या था कि ताजमहल जो है वो चारबाग स्टाइल में तो बना हुआ है बट वो सेंटर में ना होकर और नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट पर रखा गया, और यहाँ पर रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट सही था, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए ताजमहल के बारे में, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। इनके आर्किटेक्ट कौन है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो वैसे मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ इसको, ठीक है, मत बताना, रहने दो। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इमेज दे दी गई थी और पूछा गया था, तो इट इज विक्टोरिया मेमोरियल। अच्छा, मुझे इसका आपको ये कमेंट में जवाब देना है, हु वाज द आर्किटेक्ट। आपको आर्किटेक्ट के बारे में बताना है। क्वेश्चन बना नहीं आज तक जेई नाटा में, लेकिन गेट में कई बार क्वेश्चन बन चुका है ये, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि विक्टोरिया मेमोरियल के आर्किटेक्ट कौन है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, सिटी ऑफ जॉय, जिसको बोला जाता है कोलकाता। तो ये भी याद रख लीजिए। और ये क्यों बनाई गई थी, ये 1857 का रिवॉल्ट होता है। आपने स्टोरी सुनी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। 1857 का रिवॉल्ट होता है, और 1857 के रिवॉल्ट के 25 साल हो जाते हैं टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये क्या करते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल बनाते हैं। मैं इस बिल्डिंग को विजिट कर चुका हूँ। एक म्यूजियम है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अबाउट द पास्ट और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपका मन हिस्ट्री में लगता है तो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनके आर्किटेक्ट कौन है। व्हाट इज द कलर स्कीम ऑफ दिस गिवन इमेज। तो कलर स्कीम कौन सी है, अब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से हैं। हो सकता है कि वार्म कलर के बारे में पूछा गया हो या कूल कलर के बारे में पूछा गया हो, तो यस इट इज़ वार्म कलर। और कलर स्कीम के ऊपर भी पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है या अपोजिट कलर स्कीम क्या बोलते हैं, ट्राइडिक स्कीम क्या होती है और एनालॉगस स्कीम क्या होती है। आप बोलेंगे सर कहाँ से करें, तो इंकथिंक चैनल पर जाइए और इंकथिंक चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए इंकथिंक चैनल पर लास्ट आई थिंक 30 to 40 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। ये फ्रीली अवेलेबल हैं, और जिस बच्चों को नंबर इंप्रूव कर रहे हैं ना, लाइक से 150 नंबर आ गए, 140 नंबर आ गए हैं, तो ऑप्शन है। मैं बोलूँगा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, एक तरीका तो ये है, और वैसे भी खत्म होने वाला क्रैश कोर्स, अब तो हमारे पास भी नहीं है। दूसरा ये है कि आपको फ्री में पढ़ने का, ये मैंने बताया 30-40 वीडियोज़ हैं, जाकर देख लीजिए। अगर आपको सीखने को ना मिले तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, सीखने को नहीं मिला तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बच्चों के जो रेस्पॉन्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, फ्रीली है। दो जाकर देखोगे नंबर वैसे इंप्रूव होंगे। बेसिक चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ते हो, याद करते हो, तभी आपके एक नंबर, दो नंबर ही इस तरह से इंप्रूव किए जाते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूं और उसके आप देखेंगे तो 150 से लेके 170 180 नंबर आ जाएंगे, है ना। तो एक नंबर, दो नंबर में ऐसे इंप्रूव करने होते हैं। फिर चूज करेक्ट टेक्सचर, तो इसका टेक्सचर आपको बताना है। तो कुछ और बिल्डिंग मटेरियल पूछा जा सकता है, तो ये कौन सा है, आप उसको बोल सकते हैं कि ये रफ है ना। रफ भी है और हार्ड भी है, अलग अलग भी आ सकते हैं, स्मूथ भी आ सकता है, सॉफ्ट भी आ सकता है, अलग अलग तरह के टेक्सचर्स हो सकते हैं। तो आपको देख के बताना है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सरफेस क्वालिटी। किसी भी सरफेस की क्वालिटी होती है। जैसे ये है, तो ये मेरे फ़ोन की क्या क्वालिटी है, ये आ गया ग्लोसी है, और या फिर रफ है, ठीक है। मेरे फैब्रिक किस तरह की है, टेक्सचर क्या है इसका, पोलोथीन उसका टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ टेक्सचर होता है, ग्लोसी में टेक्सचर होता है, ठीक है, रफ टेक्सचर है कैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइडेंटिफाई द बिल्डिंग फ्रॉम गिवन इमेज, लोवर्स पिरामिड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगर आप म्यूजियम के बारे में बात करेंगे, जैसा कुछ होता है ना, क्लास होती है कि आप हमेशा बोलते हैं कि यार सब कुछ म्यूजियम ये है ये है ये है, बट लोवर्स इज अमेजिंग। तो ये एक्चुअली लोवर्स मैंने देखा हुआ है और इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भी मे बी इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ये। लेकिन ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनाई गई है। ये किसने डिज़ाइन की है, इनके आर्किटेक्ट का नाम पता होना चाहिए। द आर्किटेक्ट इज IM Pai। ठीक है, तो इनकी बिल्डिंग्स हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है JEE नाटा में, तो यू शुड नो अबाउट द लोवर्स पिरामिड। यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको मिलेगा दुनिया का सबसे ज़्यादा लाइक मोस्ट विजिटेड म्यूजियम क्या है, लोवर्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। और पेरिस कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, इट इज सेन रिवर। ठीक है, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। और दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग दैट इज मोनालिसा, जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, व्हाट इज कोर्टयार्ड। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, लाइक कोर्टयार्ड है क्या। कोर्टयार्ड का मतलब सिंपल है, पहला डेफिनेशन समझते हैं कि एक ऐसा स्पेस जो ओपन टू स्काई है, मतलब ऊपर ये खुला हुआ है, कवर नहीं है। जैसे मेरा रूम है, स्टूडियो है, ऊपर से बंद है, लेकिन ये क्या, ऊपर से ओपन टू स्काई है। तो ये तो खाली लैंड भी हो सकता है, लेकिन इट इज एनक्लोज्ड, इट इज ओपन टू स्काई एनक्लोज्ड स्पेस, मतलब एनक्लोज्ड है, चारों तरफ से कोई ना कोई चीजों से घिरा हुआ है। इट कैन बी बिल्डिंग और इट कैन बी वॉल, मतलब ये वॉल हो सकती है या फिर बिल्डिंग्स हो सकती हैं। हम उसको बोलेंगे कोर्टयार्ड। अगर ओपन है तो कोर्टयार्ड काउंट नहीं होगा, याद रखना। जैसे यहाँ पर है, इसकी फोटोग्राफ यहाँ पर क्लिक की गई है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग से कवर है और ये क्या, ओपन टू स्काई है। सो दिस इज कोर्टयार्ड। पॉइंट क्लियर। अजंता एलोरा मेड ऑफ AJNTA, एलोरा मेड ऑफ, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है शायद। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि रॉक कट केव्स हैं ये, तो ऑप्शन के बाद कुछ क्लियर होता है, लेकिन ठीक है, ये जो मेरे हिसाब से अजंता एलोरा के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है कैसे बनी है। सो दीज आर दी रॉक कट केव्स। रॉक कट केव कैसा होता है, एक बड़ा रॉक है आपके पास, आपने क्या करा, सो काटना स्टार्ट करा और काटने कुछ आपने ऐसा कुछ केव्स बना दी, जो अंदर का पार्ट है उसका निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो ये बोला जाएगा रॉक कट केव्स। ठीक है, केव्स है ना, तो रॉक से काट कर केव्स बनाए गए हैं। फिर आता है कि व्हाट इज इग्लू मेड ऑफ। तो ये इग्लूज, हम लोग जो छोटे थे तो बड़ा सुनते थे इनके बारे में, सोचते थे कितना अच्छा रहता होगा ना, लाइक। और मुझे तो कभी ये लगता था कि ये कैसे कंप्लीट करे बना होता है। तो ये क्या बना होता है, स्नो के बने होते हैं। ठीक है, ये बर्फ के बने होते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऑफ कोर्स ऐसी जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्नोफॉल इस लेवल की होती है। अपने इंडिया में तो नहीं है, लेकिन ये आपको तैगा तुंद्रा वाले पार्ट, लाइक तैगा एंड तुंद्रा, ये मैंने क्लाइमेटोलॉजी की क्लास ली थी, वहाँ पर डिस्कस करने थे मुझे, पार्ट 2 में कर नहीं पाया। पार्ट 2 की जगह रेस्पॉन्स आया नहीं, तो मैं सोचा कि छोड़ो। सो तैगा तुंद्रा आप सर्च करो, वीडियो को पोस्ट करो, देखो तैगा तुंद्रा के क्लाइमेट कंडीशन कैसे होते हैं। जब तक आपको क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना चीज़ों को सीखने की, तब तक आप जीके इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो तैगा तुंद्रा देखो किस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ट्राइब होती है, मतलब इसको बोलते हैं एस्कीमोस। एस्कीमोस, तो एस्कीमोस क्या है, वहाँ के लोकल ट्राइब को बोला जाता है। जैसे अपने इंडिया में ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसे ही ऐसे जगह पर ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं। तो वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज तो है नहीं खाने पीने के, लाइक देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है, लाइक जब डिफिकल्ट टाइम आता है, वेयर द फैमिली इज नॉट हैविंग द इनफ फूड टू ईट, तो वहाँ पर एक नॉर्मल ट्रेडिशन बना हुआ है कि अगर खाने के लिए कम होगा तो सबसे जो एल्डर वन होगा, जो फैमिली से सबसे बड़ा होगा, वो क्या काम करेगा, रात को बिना बताए, लाइक रात को सब सो रहे होंगे, वो घर से बाहर निकलेगा और निकलने के बाद ही स्टार्टिंग रिमूव हिज क्लॉथ, धीमे धीमे कपड़े निकालना स्टार्ट कर देगा और हाइपोथर्मिया से, मतलब इतना टेम्परेचर ठंडा होता है, वो अपनी जान दे देगा। अब इतना तो खैर ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज इतनी बुरी हालत नहीं रही है, लेकिन ये ट्रेडिशन हुआ करता था। तो इसकी मोज में ये देखने को मिलता है। सर्च करना इनके बारे में थोड़ा सा, आपको तभी समझोगे आप। ठीक है, तो किसका बना हुआ, स्नो के बने होते हैं, ये बर्फ के बने होते हैं। फिर आता विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओपन पब्लिक स्पेस और स्क्वायर्स इन रोमन सिटीज। कि जो रोमन सिटीज हैं वहाँ पर पब्लिक स्क्वायर बनाए जाते थे। पब्लिक स्क्वायर का काम क्या था, वहाँ पर आएंगे लोग, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिसेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये तो काम होगा। कहाँ पर हुआ करता था, सब्जी मंडी टाइप का। तो ये बोलते थे रोमन
फोरम्स, तो रोमन फोरम्स को बोला जाता था देखने में ऐसे। अब आज ये टूटे फूटे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन उस टाइम बड़े सुंदर लगते थे। तो लोग जब कभी रोम जाते हैं तो उनकी आइटनरी में होता है कि हमें रोमन फोरम्स देखने हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे बनाए हुए हैं। तो फिर आता है कि व्हाट इज स्पायर। देखिए स्पायर देखने में ऐसा होता है, क्योंकि टावर है आपके पास, ये टावर है लेट्स से, और इसका जो टर्मिनेशन है इस तरह से हो जाए, पॉइंट टर्मिनेशन ऑफ अ टावर इज कॉल्ड एज अ स्पायर। ठीक है, ऐसे इसमें साइलेंट होता है, पायर बोलते हैं। तो अब ये क्या होता है, कर्वलिनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टॉप पार्ट ऑफ ए कॉलम कॉल्ड। देखिए कॉलम, पहले तो हम समझते हैं कि कॉलम एंड पिलर इंटरचेंजली यूज किया जाता है, लेकिन आर्किटेक्चर के अंदर कॉलम वर्ड चलता है, पिलर नहीं चलता है। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं पिलर पिलर, वो एक्चुअली गलत वर्ड है, पिलर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जब हम यूज करते हैं तो कॉलम यूज किया जाता है। ठीक है, सो कॉलम क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज अ लोड बियरिंग कंपोनेंट, लोड बियरिंग कंपोनेंट। थके हुए तो नहीं हो ना, कभी तो लग नहीं रहा कितनी लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो मैं मानता हूँ कि कम अपलोड होती हैं आर्क जेनेसिस चैनल पर, लेकिन जब मैं बनाता हूँ तो फिर मूड सब बनाता हूँ कि चलो ठीक है आज आराम से 1-1.5 घंटा बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से पढ़ाने के मूड में आता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ ही बना दिया। तो अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपना बिजी शेड्यूल में, तो आप भी पढ़ सकते हो, आपके फायदे के लिए, इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है वीडियो पॉज करके घूम फिर कर आ जाइए, दोबारा आ जाइए। ठीक, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ सो दैट कि एक को लगता होगा आपको 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, बट नहीं, कई ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो कॉलम क्या होता है, इट इज अ लोड बेयरिंग कंपोनेंट। पिलर जो होता है इट इज अ नॉन लोड बेयरिंग कंपोनेंट, तो लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बिल्डिंग में आप कभी देखेंगे तो ये आपको कॉलम देखने को मिलेगा, पिलर देखने को नहीं मिलेगा। पिलर कैसा होता है, ऐसा होता है सीधा दीवार, मतलब कहीं ओपन स्पेस में खड़ा होगा इस तरह से, दिस इज कॉल्ड दी पिलर, पर उसमें लोड नहीं आएगा। पिलर का यूज़ क्या हुआ करता था, विक्ट्री को कॉमरेट करने के लिए कि भाई मैंने आज ये जगह फतेह कर ली है, सो दिस बिलोंग्स टू दिस किंग और ऐसा कुछ। या फिर नोटिफिकेशन, आज तो हमारे पास व्हाट्सअप है, सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, बट सोच के उस टाइम बताने के लिए कि भाई अभी राजा ने ये बोला है कि ये करना पड़ेगा। तो जैसे अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनाए थे, धमा पॉलिसीज़ के बारे में कि नो एनिमल सेक्रीफाइस, या यू हैव टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो पिलर के थ्रू बताई जाती हैं, लिखा जाता था कि ये करना है। ठीक है, तो हमारे आर्किटेक्चर में से कोई काम नहीं है। अगर हम बात करें कॉलम्स की, तो कॉलम बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन आपको 5 कॉलम्स पता होने चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर ओनली 5 कॉलम्स। क्लासिकल कॉलम्स बोलते हैं इनको, ग्रीक और रोमन्स में। ग्रीक के अंदर आपको डोरिक, आयनिक एंड कोरिंथियन। एक वीडियो ऑलरेडी है, सर्च करो कि ग्रीक कॉलम्स आर्क जेनेसिस, वीडियो मिलेगी आपको, पक्का मिलेगी। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पिन कर दूंगा। डोरिक, आयनिक एंड कोरिंथियन। और रोमन के अंदर आती हैं 2 कॉलम इन्होंने बताए, टस्कन एंड कंपोजिट। एक्चुअली कुछ करा था नहीं इन लोगों ने, सिर्फ ग्रीक का ही अपग्रेड कर दिया। सो डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन, टस्कन एंड कंपोजिट। डोरिक का ही बेसिक एडेप्टेशन रोमन टस्कन रहा है। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ द कॉलम। तो कॉलम देखने में कुछ ऐसा होता है, कुछ पार्ट ऊपर लगा रहा होगा और कुछ नीचे बना रहा होगा इस तरीके से। सो जो लोअर पार्ट होता है, ये क्वेश्चन बन चुका है, व्हाट इज कॉल्ड एज द लोवेस्ट पार्ट। तो ये बेस होता है। जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं शाफ्ट, और जो ये वाला पार्ट होता है ये बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, जितने भी कॉलम्स है सब कुछ आपको ये देखने को मिलेगा। लोवेस्ट पार्ट इज बेस, सेंटर वाला पार्ट शाफ्ट हो गया, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर या कॉलम एक ही बात है, अगर मैं लिखूं तो ऑर्डर और या कॉलम एक ही बात है। ऐसा कौन सा कॉलम या ऐसा कौन सा ऑर्डर है विच इज नॉट हैविंग एनी बेस, कि उसका बेस ही नहीं है। मान लीजिए सिंपल ऐसे सीधा जाता है, बेस नहीं है, तो ये याद रखना, इट इज डोरिक। कैपिटल, जितने भी कॉलम्स हैं आपको सबको देखने को मिलेगा। यस, जो कैपिटल है, कैपिटल आपको 5 के 5 कॉलम्स में देखने को मिलेगा, बट डोरिक के अंदर आपको बेस नहीं मिलेगा। अच्छा, टस्कन में क्या था, तो कुछ नहीं था, डोरिक का ही अपग्रेड वर्जन है। मतलब डोरिक में क्या करा इन लोगों ने कि बेस ऐड कर दिया कि हम तो बेस बना देंगे, और जो फ्लूट्स हुआ करती थी उनको हटा दिया। अब फ्लूट्स क्या हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं कुछ वीडियो का नाम जरूर सजेस्ट करूंगा सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। चलिए, फिर आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओक्यूलस इन रोमन आर्किटेक्चर। ओक्यूलस का मतलब होता है बच्चों ये वाला पार्ट, कोई बिल्डिंग बनाई गई है और ऊपर से क्या था, ओपन टू स्काई छोड़ दिया, और वहां से
सनलाइट भी आया करती थी और एट द सेम टाइम रेनफॉल हुआ करता था, तो वाटर रेन ड्रॉप्स भी आया करते थे। इसको बोला जाता था ओक्यूलस। रोमन आर्किटेक्चर एज सीन इन द स्ट्रक्चर लाइक दी पैंथियन। पैंथियन बिल्डिंग भी याद रख लीजिएगा। पैंथियन क्या है? पैन का मतलब होता है ऑल और थियोन का मतलब होता है गॉड। एक ऐसा मंदिर जो सभी भगवान के लिए डेडिकेटेड है। तो आप जैसे यहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक गॉड है, दूसरे गॉड यहाँ पर हैं, तीसरे हैं जो थे। सो आई गेस देयर आर 7 गॉड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो पैंथियन कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा रोम में। वन ऑफ द मोस्ट आर्किटेक्चरल ब्यूटीफुल सिटी, मेरे फेवरेट है। अगर आप बात करेंगे सर, मैं सर्च करूँ कोई सिटी का नाम जहाँ पर आपको जाना ही चाहिए, अगर आप आर्किटेक्ट हैं या आप आर्किटेक्चर पसंद करते हैं, तो बिना सोच समझे रोम चले जाइए। ठीक है, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। रोम कौन से रिवर पर लोकेटेड है बताओ? ऑन विच रिवर रोम इज लोकेटेड? सेकंड क्वेश्चन। पता कैसे चलेगा कि आप यहाँ तक देख पा रहे हैं इस वीडियो को? मुझे एनालिटिक्स मिल जाते हैं। आई नो कि मेरी लंबी वीडियोस को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं देखना। कुछ बच्चे देखते हैं जो डेयरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका भी सर्च करो। बताना मुझे कौन से रिवर पर लोकेटेड है। पहला क्वेश्चन मैंने कुछ और पूछा था, मुझे याद है, विक्टोरिया मेमोरियल के आर्किटेक्ट कौन थे? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि रोम की जो कौन से रिवर पर लोकेटेड है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पैंथियन कहाँ पर है? तो ये आपको रोम में देखने को मिलेगा, विच इज द कैपिटल ऑफ इटली। बच्चे कंफ्यूज होते हैं पार्थेनन एंड पैंथियन में, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्थेनन, देखो पार्थेनन बच्चों ये है ग्रीक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस जो कि लोकेटेड है एथेंस में। एथेंस में क्योंकि पार्थेनन के अंदर सिर्फ एक ही भगवान थे, और वो कौन से गॉड थे? एथीना, द गॉड ऑफ एथीना, और उसी के नाम से सिटी का नाम पड़ा एथेंस। ये क्या है? ग्रीक आर्किटेक्चर का पार्ट है। ग्रीक के बाद आते हैं रोमन्स। तो रोमन्स वर हाईली फंक्शनल इन कंपैरिजन ऑफ द ग्रीक्स एंड was having better knowledge in comparison of the Greek। तो यहाँ पर आपको पैंथियन देखने को मिलेंगे। पार्थेनन है, ये स्क्वायर टाइप का बनाया गया है, इस तरह का है, इस तरह से बनाया गया था। और जो ये है पैंथियन है, ये कुछ कर्वलिनियर फॉर्म का ऐसा बनाया गया है, लाइक यहाँ से कुछ पूरा कर्व है और ऐसा कुछ। मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसको, ऑफकोर्स जल्दी के चक्कर में जाकर चेक कर लो, मिल जाएगी। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए, इसको एक बार जाकर चेक कर लो तो याद रहेगा। इफ ए प्रोजेक्ट स्टार्ट ऑन 15 मई एंड कंप्लीट इन 100 डे, विच डेट इट विल कंप्लीट। तो ये बताया गया है कि 15 मई को अगर कोई काम स्टार्ट होता है और काम कंप्लीट होने में 100 डेज लगते हैं, तो आपको बताना है उन कौन से दिनों काम कंप्लीट होगा। इजी क्वेश्चन है यार। आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऐसे याद करते हैं ना, जनवरी में क्या होते हैं ये याद रखना, 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 या 29 होते हैं, और जो कन्फ्यूजन है उसी डेज की वजह से आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर है मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, फिर 30 डेज, जून में 30, फिर 31, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, है ना। हाँ, तो 100, लेकिन हमारा काम यहाँ से हो जाएगा मई, जून, जुलाई। इनको चेक कर लिए 33 ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको डेट मिल जाएगी। जब भी कैच आता है, मैंने अच्छा आप मैं क्यों बता रहा हूँ, इनको बोलते हैं कि कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड की हुई है, 1 घंटे की वीडियो है, लाइव क्लास का डिस्कशन करा हुआ है। जब आप ऐसा समझोगे, आप उस वीडियो को देखोगे, ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ लाइव बैठे हुए हो, क्योंकि मेरी क्लास की जो क्रैश कोर्स है उनकी लाइव वीडियो है, मैंने डायरेक्टली अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। तो जाकर देखो, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उसके बाद इतनी सिंपल लैंग्वेज समझाया हुआ है मैंने, तो उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने चांसेस ही नहीं है, लेकिन आपको टाइम करना पड़ेगा। अब मैं ऐसी वीडियो तो बना नहीं सकता हूँ कि 10 मिनट की, 15 मिनट की, और आपको समझ में जाएगा। पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में वहाँ से ही पढ़ाई होगी आपकी, जाइए उसको वीडियो देखिए, उस पर वीडियो पर कमेंट करो जाकर कि आई केम दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को तब देख रहा हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं। अब मैं आपसे बताऊँ, लोग होता क्या है कि मुझे रेगुलर मैसेज आते हैं कि इससे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया है, सेकंड अटैम्प्ट भी हो गया है, और आई स्कोर 150 मार्क्स, मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो पहले नंबर बात तो ये चीज़ समझते हैं कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सब बच्चों को पर्सनल अटेंशन देना, है ना। मैं सब बच्चों को नहीं बता सकता हूँ यार, मेरी भी चीज़ समझा करो, मुझे बहुत मैसेज वगैरह आते हैं। लेकिन मैं हमेशा बच्चों की हेल्प करता हूँ कि बच्चे आप ये वाली वीडियो देख लो, काफ़ी कुछ में डिस्कस किया गया है। अब होता क्या है कि वीडियो देखना, उसको देखना तो आसान है, बट उसके ऊपर अमल करना, कि सर ने जो बताया हुआ है उसको देखने के बाद क्या क्या करना है, बता रखा फ्रेमवर्क। पर वो ये चीज़ है ना कि मेरा तरीका थोड़ा बड़ा है, मैं बच्चों को ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ ये काम कर लो, उससे हो जाएगा, नहीं।
मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि वीडियोस ये नहीं, मैं कुछ पेमेंट की बात भी नहीं करता हूँ कि ये फ्री में अवेलेबल है, इनको देख लो। अगर आपको अलग से चाहिए कोर्स तो फिर मुझसे बात करना, लेकिन यस ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिना कोर्स लगाए भी। आप 160 178 आप 173 थे आई थिंक एक बच्चे के, 178 मुझे याद नहीं है, पर उसके 175 के आसपास नंबर है। उस बच्चे ने, मैं क्यों दे रहा हूँ नाम, क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करी है, सिर्फ आर्क जेनेसिस से पढ़ाई करी है। अगर वो बच्चा स्कोर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे बताना जरूर आपके नंबर कितने आए, सो दैट कि बाकी बच्चों को बेनिफिट मिल सके कि भाई फायदा हुआ है वीडियो देखने का, और ये फ्रीली अवेलेबल है। हाँ तो क्या पार्थेनॉन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। दी पार्थेनॉन एन आइकॉनिक एग्जांपल ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? तो मैंने सब बता दिया है। ये क्या है, एथेंस में है। द कैपिटल ऑफ ग्रीस इज एथेंस। क्यों? यहाँ पर गॉड ऑफ एथेना के लिए। व्हाट इज आर्किटेक्चर? क्या है आर्किटेक्चर भाई? बिल्डिंग 3D स्पेस, हाँ ये बनाते हैं। क्रिएटिंग स्पेस, ये भी है, प्लानिंग भी है, ऑल ऑफ द अबव। विच इज हेल्दी फूड? बनाना, एप्पल, मैंगो एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव ही ज्यादातर सही होता है। ब्रैकेट पूछा गया था, ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज ब्रैकेट? देखो ब्रैकेट क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ कैंटिलीवर या कुछ छज्जा दे दिया, कुछ हैवी स्ट्रक्चर दे दिया, अब उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगेगी तो नीचे गिरने के चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं और उसको बोलते हैं ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड एज ए ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या कर रहा है, जो ऊपर ये स्ट्रक्चर है ना सपोर्ट कर रहा है। सो ये डिजाइनर होता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। डिफ्यूज लाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डिफ्यूज लाइट का मतलब होता है शैडो लेस लाइट। मुझे याद है कि मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं इस टॉपिक के ऊपर भी। सर्च करना सन ओरिएंटेशन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताना कमेंट में, मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। वहाँ पर मैंने डिस्कस करे हुए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिफ्यूज लाइट होती क्या है। डिफ्यूज लाइट का मतलब मेरे बच्चों ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए रूम में बैठे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो ठीक है दिख जाएगा, लेकिन रूम के अंदर बैठे हुए हैं पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, लेकिन हम दिन में देख तो पाते हैं ना डे टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं डिफ्यूज लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट अलग अलग सरफेस से टकराने के बाद पहुंच रही है, तो वहाँ के सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, बट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज लाइट आ रही है, तो उसको बोलते हैं शेडोलेस लाइट बोला जाता है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आती है नॉर्थ लाइट में। अभी एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया, ऐसा बच्चा था किसी ने था, तो कि उसी वीडियो में डिस्कस किया कि किताबों से बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल के बारे में बात कीजिए। तो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट बताया कि ऐसा नहीं है। तो मैंने वो सिंपल मैसेज किया, रिप्लाई किया कि लेकिन आपको नंबर तभी मिलेंगे जो बुक्स में लिखा गया है ना। अब वो आपको क्या फील होता है उसका फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो जो एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं, एक्सेप्टेबल जो सही ऑप्शंस हैं, जो एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं, उन्हीं को ही हमें क्लिक करके आना पड़ेगा। ठीक है, आई डू रेस्पेक्ट विद देयर ओपिनियन एंड इट्स टोटली ओके कि आपको जो है एकदम सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे। लेकिन एक तो बात होती है, तरीका होता है बात करने का, और दूसरा ये है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो बुक्स में लिखा गया हमें मानना पड़ेगा। फिर ये है कि कुछ ऐसा मटेरियल पूछा गया होगा, विच मटेरियल इज दिस, तो ये क्या होता है, इसको मैंने रैंडम डाल दिया, मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल पूछा गया था। तो ये मटेरियल क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग माउंट बोर्ड। हिंदी में एक तरह से बोलते हैं गत्ता बोलते हैं ना, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है ये। इसको आप यूज़ करेंगे, माउंट बोर्ड आप यूज़ करेंगे जब आप मॉडल बनाएंगे। इसका ही थोड़ा बेटर आता है, उसको बोलते हैं सन बोर्ड। तो ये थोड़ा सा क्लीन होता है, अच्छा होता है, प्रॉपर शेप में होता है, चिपकाने में आसान रहता है और बड़े सुंदर मॉडल्स बनते हैं। खैर जब आप पढ़ जाएंगे, जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप फेमिलियर हो जाएंगे। टॉप पार्ट ऑफ अ कॉलम इज कॉल्ड एज, तो जो कॉलम है उसका टॉप पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं इट्स कॉल्ड एज अ कैपिटल। अभी डिस्कस किया कैपिटल क्या है। सबसे बेसिक कैपिटल डोरिक में देखने को मिलेगा, थोड़ा बेटर मिलेगा आयोनिक में, और कोरिंथियन के अंदर मोस्ट इलैबोरेटेड देखने को मिलेगा। इमेज ऑफ ए राम मंदिर, मतलब ये है कि एक राम मंदिर की इमेज दी गई थी और पूछा गया था कि बताइए ये कौन सी है। तो ये न्यूज़ में करंट अफेयर में कंपेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने बिल्डिंग नहीं देखी होगी, अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं। हर जगह राम मंदिर चल रहा था इलेक्शन के टाइम पीरियड में, तो आया होगा ऑफ कोर्स। नगर स्थल में इसको बनाया गया है। फिर अगेन ये आता है कि चूज करेक्ट मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है तो आपको बताना था। ऐसे डिफरेंट मटेरियल पूछे जा सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भी 2 वीडियो अवेलेबल हैं।
अगर नहीं देखी हैं, 1-1 घंटे की होंगी, लगभग 40 मिनट की होंगी, देख लीजिए, सब कुछ डिस्कस मैंने वहाँ पर किया है। ठीक है, फिर आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय विच कंट्री। तो ये पूछा गया है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ऑन द लिबर्टी आइलैंड, ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में लिबर्टी आइलैंड पर है, एक आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पर है। तो बताया गया कि भाई जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है किसने डिज़ाइन किया, पहले तो ये बताइए। सो अगस्तस बार्थोल्डी जो थे, इन्होंने डिज़ाइन की थी, और ये किस कंट्री ने गिफ्ट की थी? फ्रांस ने। फ्रांस का देखो थोड़ा सा पढ़ लीजिए फ्रांस के बारे में भी, वैसे में ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन फ्रांस ने 3 चीज़ें पूरी दुनिया को दी हैं। एक है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रांस हमेशा बात करता है कि दिस वाज गिवन बाय द फ्रांस टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इवन हम लोगों ने भी फ्रांस से ही कॉपी किया है। अपना एनसीईआरटी का पहला पेज देखिए, देयर इज ए प्रेम्बल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve this constituent assembly into sovereign socialist republic democratic and give us this constitution। तो ऐसा कुछ लिखा गया है, उसको पढ़ना, लास्ट में आओ तो उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो ये भी याद रखना कि वर्ड कहाँ से आए हैं, बहुत ही बेसिक जीके का पार्ट है। तो ये कहाँ से आए हैं? फ्रांस से इंडिया ने कॉपी किए हैं। ठीक है, हमने कहाँ से कॉपी किया और उसको बुराई वाली बात नहीं है कि हमने कॉपी करा है। ठीक है, सिंपल, हमने इंस्पायर्ड हुए हैं भाई, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो क्या दिक्कत है उसको अडॉप्ट करने में। तो फ्रांस हमें से बात करता है कि देयर शुड बी लिबर्टी, कि मुझे आज़ादी होना चाहिए काम करने की, इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोर्शे वाला केस जो सुना होगा कि पुणे में किसी ने अगर एक्सीडेंट कर दिया है उसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है, और कोई और गरीब आदमी करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा भी कुछ भी करता है तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं उसको। तो देयर शुड बी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन्स की तीनों बात करते हैं। तो फ्रांस ने अमेरिका को बोला कि जब अमेरिका, मतलब क्या था, लंबी स्टोरी है कि अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, और फ्रांस और ब्रिटेन की बनती नहीं थी, तो वो चाहता था फ्रांस की अमेरिका फ्री हो जाए और ब्रिटिशर से। तो इसलिए एक बताया कि एक ना गिफ्ट दे दिया। ये एक्चुअली ये वाला जो डिबेट थी तब भी न्यूज़ में थी जब सरदार वल्लभ पटेल जी की दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। तो लोगों ने ये बोला था कि तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है तो लोग देखने के लिए जाते हैं, टूरिज्म। तो तब ये वाली डिबेट आई थी कि जाते तो हैं, लेकिन जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, ये खुद नहीं बनाई लोगों ने, वो गिफ्ट की गई थी किसी और कंट्री ने। तो समझ में आता, गिफ्ट कर दी गई, वो ऐसे नहीं थे खुद पैसे खर्च कर रहे हैं अपने स्टैचू बनाने में। खैर वो अलग भी पॉइंट है। अब तो खैर ये वाली बात भी चल रही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में अच्छे खासे टूरिज्म भी देखने को मिल रहा है, चलो अच्छी बात है, भला होना चाहिए। सिडनी ओपेरा हाउस, जॉन उत्जोन, इनके जो आर्किटेक्ट हैं वो नाम याद रख लीजिए। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, टेक्सचर ऑफ ग्रेवल, तो यहाँ पर दिया गया हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, स्मूथ भी हो सकता है, कुछ उससे मतलब नहीं है। तो बताना था आपको जो ग्रेवल्स क्या होते हैं, ऐसे को देखना होता है कौन सा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है। तो ये स्मूथ है, देखो स्मूथ तो है नहीं, हम लोग जानते हैं, सॉफ्ट भी नहीं है। बच्चा हार्ड है या रफ है, तो रफ तो देखने को नहीं मिले, हार्ड देखने को मिल रहे हैं। रफ कैसे होंगे? एग्रीगेट्स देखने को मिलेंगे, सर्च करना एग्रीगेट, पता चल जाएगा आपको कि रफ कैसे होता है। सो यस, इट इज अ हार्ड टेक्सचर। फिर आता है व्हाट इज द ग्रीन आर्किटेक्चर। ये आप लोग जानते हैं, ग्रीन आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, जो देखने में हरा हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन वर्ड जहाँ पर भी यूज़ किया जाता है, याद रखना उसको हमेशा अर्थ के सापेक्ष में यूज़ करते हैं, कि अर्थ के बारे में, मतलब अर्थ मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, या इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है ग्रीन वर्ड। और अगर हम बात करें कि ब्लू याद रखना, ब्लू हमेशा यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ओशियन या फिर मरीन वर्ड। अगर आपको ओशन को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हमेशा ब्लू कलर के आपको देखने को मिलेंगे। सो ग्रीन आर्किटेक्चर का मतलब ग्रीन कलर सा नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, आज हम लोग रहते हैं लैंड पर, सो ब्लू जो अर्थ है उसका जहाँ पर टेरिटोरियल जो लैंड है, ग्रीन इज द डोमिनेटिंग कलर। आप देखेंगे ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब जगह ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी जगह पर ग्रीन कलर अच्छा खासा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरफ्रेंस ऑफ द ह्यूमंस काफ़ी कम है। तो ठीक है, सो ग्रीन आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? ऐसा आर्किटेक्चर या तो इन्वायरमेंट को, मतलब ऐसा आर्किटेक्चर जो इन्वायरमेंट को या तो बिल्कुल भी नहीं या फिर नाम मात्र का नुकसान पहुंचाता हो, कि दैट आर्किटेक्चर विच इज हैविंग जीरो और द मिनिमल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। सिंपल। Which direction do you get most uncomfortable glare?
ये क्वेश्चन हमेशा लाइक कितने बच्चों ने पूछा है, क्या है ईस्ट में आएगा, वेस्ट में आएगा, नॉर्थ में आएगा, साउथ में आएगा, सब लोग ये वाली बात करते हैं। देखिए इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। मैं हमेशा बहुत बात करता हूँ कि इक्वेटर पर रहते हैं तो कुछ और रहेगा, यहाँ पर रहेंगे कुछ और रहेगा, पोल्स में रहेंगे तो कुछ और रहेगा। नॉर्मली ये देखा जाता है अनकम्फर्टेबल ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब चमक जो पड़ती है। देखिए हम नॉर्दर्न यहाँ की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ और रहेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कुछ और रहेगा, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन जो ग्लेयर पड़ती है वो ईस्ट साइड से पड़ती है और वेस्ट साइड से पड़ती है। नॉर्थ साइड से नो ग्लेयर एट ऑल, और साउथ साइड से ग्लेयर पड़ती है, लेकिन ग्लेयर तब पड़ती है जब सन बिल्कुल सामने हो। भाई ऊपर है, हम देख को आपको ऐसा तो नहीं है ना ऊपर देखकर चलेगा हम लोग कि ग्लेयर पड़ रही है, भाई मत देखना वहां पर। समझ में आया? भाई सन ऊपर है तो वहाँ ग्लेयर का मतलब ही नहीं, ग्लेयर कब पड़ेगी? जब सामने से आता है ना। तो सबसे अनकंफर्टेबल आपको ईस्ट में और वेस्ट में देखने को मिलेगी। इन दोनों कंपैरिजन में वेस्ट में आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल लाइट देखने को मिलती है, ग्लेयर देखने को मिलती है। ऐसे ही आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो ईस्ट में भी देखने को मिलेगी, वेस्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन वेस्ट वाली जो होती है ग्लेयर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है चीज़ समझना क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन अगर आप कभी यूरोप गए होंगे और स्पेशली इन द विंटर्स तो आपको फील हो जाएगा। लाइक इतना मुश्किल होता है ड्राइव करना, ऐसा लगता है कि आप जा रहे हैं रोड पर और सन बिल्कुल ठीक सामने से निकला हुआ है। ऐसा समझो जैसे आप नाइट में ड्राइव करते हैं, अभी तो आप छोटे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे होंगे और करना भी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस यू आर नॉट हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस। तो लेकिन आप जैसे बैठने पापा के साथ या कहीं पर भी तो सामने लाइट आती है तो बहुत दिक्कत होती है ड्राइव करने में। अब सोच कर देखो अगर सन आ जाए, इतना बड़ा सन आ जाए, कितना डिफिकल्ट रहता है ड्राइव करने में। तो हम इंडिया में रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को कम मिलती है। बट यस, जो ट्रॉपिकल कंट्री से अलग रहते हैं, टेम्परेट एरियाज में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, ब्रिटेन में, नीदरलैंड्स में, फ्रांस में, जर्मनी में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इवन कनाडा, अमेरिका में भी आपको देखने को प्रॉब्लम मिलेगी। जो लोग गए होंगे तो लोग समझ सकते हैं, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि वेस्ट साइड से जो ग्लेयर आती है वो अनकंफर्टेबल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये क्वेश्चन पूछा गया 120 रुपये हैं, उनको एबीसी में डिवाइड कर दिया गया। ए का जो शेयर है 20 रुपये ज़्यादा है देन बी, तो ए बी सी, तो ए का कितना है? ए का है B+20। थोड़ा बेटर लिखूँ तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला काम नहीं आता है, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। आप 12th क्लास में आ चुके हो, निकल चुके हो उसके बाद भी। ये कह रहा है कि जो ए का जो शेयर है बी से 20 रुपये ज़्यादा है, तो यही तो हुआ, एंड 20 रुपीज़ लेस देन सी, और जो क्या है सी से 20 रुपीज़ लेस देन है। तो आपको बताना है कि बी का शेयर निकालना है, तो सिंपल है, यहाँ सब निकल जाएगा कि अगर ए का कितना आ गया, बी का कितना आ गया, उसको आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसलिए निकल जाएगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जाकर चेक करो इंकथिंग चैनल पर, और वहाँ पर आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। फिर आता बर्ड नेस्ट चाइना। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि ये एक्चुअली हम लोगों ने जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब ये एग्जांपल दिया जाता बायोमिमिक्री का एग्जांपल दिया जाता था। बायोमिमिक्री का मतलब क्या होता है? जब आप नेचर से इंस्पायर्ड होकर सोल्यूशन, नेचर के सोल्यूशन अपने डिजाइन में लेकर आते हो, उसको बोलते हैं बायोमिमिक्री। मिमिक्री मतलब कॉपी करना, ठीक है। तो जैसे क्या करा इन्होंने कि एक चिड़िया का घोंसला देखा, नेस्ट देखा, और देखा कि यार अच्छा ये ऐसे बना रखा है, ये सब चीज़ों के लिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना देती है। सेम डिजाइन को नेस्ट है उसमें कर दिया, सेम जो उसकी नॉलेज थी या उसकी जो वर्किंग थी उसको समझा और अपने डिजाइन में डाल दिया, उसको बोलते हैं बायोमिमिक्री। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोरिंग जो है, अगर आपको गार्डन में कौन सी फ्लोरिंग देना पसंद करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लगाना चाहेंगे बताइए? मार्बल लगाएंगे आप, या फिर आप वुड लगाएंगे, या फिर लिनोलियम टाइल्स और लिनोलियम लगाएंगे, या कोई भी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली लगाना तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा क्या रहेंगे ब्रिक का। अब मुझे पता नहीं ऑप्शंस क्या थे, तो ब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रफ है तो स्लिपरी नहीं होना चाहिए और एट द सेम टाइम सस्ता भी होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो सैंडस्टोन वगैरह भी इसमें लगाया जा सकता है। ग्लास वगैरह लेने लगाना पसंद नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। फिर ये पूछा गया था कि आईआईटी कानपुर के जो हैं आर्किटेक्ट कौन है, तो यहाँ पर क्या है? अयुत पुरुषोत्तम कैनविंदे, AP कैनविंदे। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, मुझे बताना था आपको, लेकिन मुझे सोचा कि आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो बिकॉज आपको मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा आएगा। IITs की जितने भी IITs है ना, कितने मुझे याद नहीं है, हमारे टाइम में तो कम हुआ करते थे, आपके टाइम में काफ़ी IITs हैं। जो मेजर IITs है ना, बॉम्बे, खड़गपुर, ये मुंबई वाले जो भी हैं, इनके प्लीज़ फोटोग्राफ जरूर चेक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, नाटा वाले फोटोग्राफ दे देते हैं ना, बोलता हूँ कौन सा IIT है ये, तो
ये जरूर देख लेना एटलीस्ट। चलो अगर सब नहीं देख सकते हो तो जिन IITs में आर्किटेक्चर है वो जरूर देख लीजिएगा। पता क्या इसलिए कौन से कॉलेज में आर्किटेक्चर है, तो जो वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैंने बताया था जोसा काउंसलिंग को कैसा चेक करते हैं रैंक, जाकर चेक कर लो, मिल जाएगा। फिर क्या होता है, लोगोस दिए गए थे तो लोगोस के बारे में पूछा गया था, तो भाई लोगो थोड़ा देख लो, ये मैकडी का है, ये जो भी है इंपॉर्टेंट लोगोस हैं ये पता होना चाहिए। लोगों के ऊपर भी प्रॉपर वीडियोज़ हैं और 2-3 वीडियो पुरानी में लिखा हुआ था कि 45 डेज स्ट्रेटजी, उसके अंदर मैंने पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है आप लोगों को, इवन इस वीडियो में डाल दूंगा मैं। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक है उनको देख लो, खाली बैठे हुए हो तो उसमें लोगोस वगैरह सबको डिस्कस किया मैंने। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट मटेरियल यूज इन फर्नीचर, कि ऐसा कौन सा मटेरियल है, सबसे पुराना मटेरियल कौन सा जो फर्नीचर में यूज़ किया गया है। देखिए फर्नीचर में क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, कुछ भी यूज़ कर लो, प्लास्टिक यूज़ कर लीजिए, आजकल तो कार्डबोर्ड से बनाए जा रहे हैं। मतलब सोच के देखो कि इनोवेशन के लेवल पर भी ये कार्डबोर्ड बनाए जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग काम हो रहा है, आप सीमेंट से बना सकते हैं। हाँ लेकिन ये देखा गया है कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर वुड वॉज द ओल्डेस्ट मटेरियल यूज इन फर्नीचर, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो, ठीक है। ओके फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में हर जगह गर्मी देखने को मिल रही है, दैट्स गुड, दिस कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। लाइक द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा हम लोग सोचते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना खराब है ना कि हीट को ट्रैप कर लेता है, लेकिन याद रखो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट बैड। इसके बिना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है सर्वाइव करना, इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो दिन में क्या होता है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड, रात को -50 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हमारा जो टेम्परेचर ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरह काम करता है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा इज नॉट बैड, लेकिन एक लेवल से ऊपर हो जाए तब दिक्कत है, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं, इसकी वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स ये तो जानते हैं। बीजापुर इज नोन फॉर, क्यों जानते हैं, गोल गुंबज। तो वॉल कंस्ट्रक्शन अबाउट डोर और विंडो ओपनिंग इज सपोर्ट बाय, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। लिंटल और सिल दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कि लिंटल होता क्या है। देखो लिंटल का मतलब सिंपल है, ये वॉल बनाइए आपने बच्चों, आपने वॉल बना दी। अब वॉल बनाने के बाद आपने क्या करा, यहाँ से एक विंडो की ओपनिंग आपने दे दी है, तो इससे क्या होगा, वॉल हमारी कमजोर हो जाएगी। अब कमजोर क्या होगा, तो यहाँ से बिल्डिंग को लोड देने वाले से कोलैप्स कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं विंडो के ऊपर, उसको बोलते हैं लिंटल, है ना। यहाँ पर उसके नीचे भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं नीचे, उसको बोलते हैं सिल, ठीक है। याद रखना लिंटल और सिल में क्या डिफरेंस है। विंडो के नीचे सिल देखने को मिलेगा, ऊपर आपको लिंटल देखने को मिलेगा। फिर आता 3D डिजाइन। अच्छा एक क्वेश्चन यही है कि 3D डिजाइन रिफर्स टू द सरफेस क्वालिटी और अ फील विच ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और फेल्ड। ये कह रहा है कि 3D डिजाइन है, कि रिफर्स क्या, सरफेस क्वालिटी के बारे में बात चल रही है। किसी भी सरफेस क्वालिटी के अंदर जो 3D डिजाइन है उसका फील क्या होगा, तो इट इज टेक्सचर। डिस्कस किया ना कुछ देर पहले, तो डिस्कस किया टेक्सचर का मतलब क्या होता है, फील ऑफ ए सरफेस, की किसी भी सरफेस की फील क्या है, रफ है, हार्ड है, स्मूथ है ना, ये टेक्सचर। ये 3D में होता तभी होगा, 2D में तो पता करना मुश्किल है, होगा ही नहीं। मोनालिसा के बारे में बात की गई थी कि मोनालिसा लाइक किसने, पेंटर का नाम बताइए या कहाँ पर रखी हुई है, ये आज कहाँ पर देख सकते हैं आप इसको। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अच्छा मोनालिसा के ऊपर तो बहुत वीडियोज अवेलेबल है, सर्च करो मोनालिसा तो यू विल गेट सो मेनी वीडियोस। देखो तो सही कि दुनिया की सब फेमस पेंटिंग है भाई, ऐसा क्या है इसमें। घूमर इज अ डांस फ्रॉम विच स्टेट, तो ऐसा ही कुछ स्टेट्स हैं उनकी स्पेसिफिक डांस फॉर्म्स हैं, उनको देख लीजिएगा। तो घूमर कहाँ है आप लोग जानते हैं, डिस्कस किया मैंने। फिर आता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा गरबा है। अभी मुझे किसी बच्चे ने बताया कि मैंने कुछ करंट अफेयर वीडियो अपलोड की थी, तो एक बच्चा तैयारी कर रहा था IAS के एग्जाम की, तो मैंने डिस्कस किया था कि जो गरबा है उसको यूनेस्को में आ चुका है। गरबा जो गुजरात का डांस फॉर्म है। ये क्वेश्चन अभी जो IAS का एग्जाम हुआ था, आई थिंक 10-15 दिन पहले एग्जाम हुआ होगा, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं कि न्यूज़ में क्या है, यूनेस्को की है तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि गरबा, और आई थिंक ये आ भी चुका है, मुझे याद है। तो जो बेसिक डांस फॉर्म याद कर लीजिए भाई लोगों।
फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऐसे सोर्स जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो अपने आप को रिन्यू करते रहेंगे, उसको बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट है, सोलर सिस्टम है, वो है। विंड एनर्जी, वो भी काफ़ी। पेट्रोल है, खत्म हो जाएगा, तो ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, अब रिन्यू नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। फिर पूछा गया कि हु इज नोन एज अ गांधी ऑफ आर्किटेक्चर, कि जो गांधी ऑफ आर्किटेक्चर किनको बोला जाता है? यस, ऑफ कोर्स इट इज हर्बर्ट बेकर। क्यों बोला जाता है? बिकॉज गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी और बेकर जी की जो आइडियोलॉजी थी काफ़ी मैच करती थी। बेकर जी एक्चुअली इनके ही गुरु, इनके ही शिष्य थे, गांधी जी को अपने गुरु मानते थे और उनके जैसे ही उनको ट्रीट करते थे। लोटस टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है भाई लोटस टेम्पल? दिल्ली में। किसने डिजाइन किया? फरीबोर्ड सभा। फरीबोर्ड सभा किस फेथ के लिए है? भाई फेथ के लिए। सिमेट्री देखने को मिल रही है, यहाँ सिमेट्री है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो देख लीजिएगा इनको भी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी मुझे ड्राइंग सेक्शन में डिस्कस करने थे। और ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करे जाएं, सो दैट कि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ट्राई करूँ जल्दी लाने के लिए, लेकिन मेरी भी लिमिटेशंस हैं भाई, मैं रेगुलर वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। इंथिंग चैनल पर काफ़ी टाइम से रेगुलर वीडियो अपलोड की जा रही थी, लेकिन बीच में कुछ दिन का ब्रेक लगा है। फिर से ट्राई करेंगे कुछ पढ़ने की, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बाद में उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। कुछ सीखने को मिला होगा तो बताना जरूर कमेंट में या फिर लाइक करके, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।